महसी से आगे महाराजगंज में जहां आगजनी शुरू हो जाती है, शोरूम जलाया जाता है। सीए के प्रोटेस्ट को भी फेस किया है बहराइच में, लेकिन भीड़ में किस तरीके से लोग घेर करके मारते हैं ये मैंने कल की रिपोर्टिंग में देखा है। एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा थे और उनका रामबरन जी आप मेरे पीछे आइए, और फिर मैं उनके पीछे जाता हूं और फिर आगे आगे पुलिस है, पीछे पीछे मैं हूं। चौथा स्तंभ क्या होता है? चौथा स्तंभ जो आपकी आवाज़ उठाए, मुद्दे उठाए, आपकी आवाज़ पहुंचाए, या कहीं हिंसा हो तो उसको कवर कर आप तक एक एक जानकारी पहुंचाए। लेकिन जब आघात चौथे स्तंभ पर ही हो तो आखिर क्या हो? ऐसी ही एक कहानी हुई है बहराइच में। बहराइच जिला इस वक्त हिंसा से जूझ रहा है और हमारे सहयोगी इंडिया टुडे ग्रुप में का बहराइच के रिपोर्टर रामबरन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज तक, यूपी तक और इंडिया टुडे के लिए रिपोर्ट करते हैं। रामबरन चौधरी हिंसा, बहराइच की जो हिंसा हुई उसे कवर कर रहे थे और उस वक्त इस कदर बवाल बढ़ा कि इनको तमाम चोटें आईं और एक पत्रकार जो ग्राउंड पर अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपना कर्तव्य निभा रहा था, उस पर ही हमला हो गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भीड़ किसी की नहीं होती है, चाहे समुदाय कोई हो। बात करेंगे रामबरन चौधरी से। रामबरन जी, शायद मैंने भी नहीं सोचा था, आपसे कैमरे के पीछे तो तमाम जानकारी हम लोग लेते रहते हैं कि कैमरे के सामने आपका इंटरव्यू करूंगा, यहाँ पर इस तरह का माहौल हो जाएगा। आप परसों शाम में चलते हैं, पहले जब घटना होती है आप कहाँ होते हैं, आप कैसे खबर ब्रेक करते हैं, कैसे क्या होता है? समर्थ जी, परसों हम लोग जो मुंबई में बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ था, उसमें गंडारा गांव जो कैसरगंज का है, वहाँ के 2 आरोपियों का जब नाम आया तो हम यहाँ चूँकि बहराइच को लीड करते हैं इंडिया टुडे के लिए, तो हम वहाँ पर कवरेज करने गए। हमारी लखनऊ की टीम भी आई हुई थी। हम उसको पूरा कवर करके फिर शाम हो गई थी और लगभग हमारा कैमरा भी डिस्चार्ज था और मोबाइल भी लगभग ऑफ होने वाला था। हम लोग वहाँ से निकलते हैं, रास्ते में तमाम मूर्तियाँ मिलती हैं जो विसर्जन के लिए जा रही होती हैं। मुझे उस वक्त लगा, जब मूर्तियां विसर्जन को देखा, कि कहीं ऐसी कोई घटना हो सकती है तो हमारा कैमरा भी बंद होने वाला है, हम कैसे इसको कवर करेंगे। तो हमारा जो यहाँ का लोकल हमारा कैमरामैन साथी है विक्रांत, उससे मैंने बोला कि तुम्हारा कैमरा चार्ज है, तुम्हारा जो है मोबाइल चार्ज है? तो बोला दादा 38% है अभी। उसके बाद हम जब पहुंचते हैं बहराइच के नज़दीक, वहाँ से बहराइच बमुश्किल 5 किलोमीटर रह जाता है, तब तक जानकारी मिलती है कि जो हमारा महसी का इलाका है, समर जी आप खुद महसी को बहुत नज़दीक से देखे हैं, जब भेड़ियों का आतंक रहा है। आप बहराइच में 20 दिन से ज़्यादा, लगभग 1 महीने कहा जाए तो कम ज़्यादा नहीं होगा, 1 महीने तक आप यहाँ रहे हैं और आज तक ने प्रमुखता से महसी के एक एक इलाके को, एक एक लोगों की नब्ज को छुआ है, देखा है। तो लेकिन ये लोग कोई नहीं जानता था कि महसी इलाका इसलिए भी आने वाले दिनों में रसूख में आ जाएगा, सुर्खियों में आ जाएगा। वहाँ से हम पता चलता है कि मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही है और वहाँ पर पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, किसी को गोली लगी है। लेकिन चूंकि हम एक जिम्मेदार चैनल के पत्रकार हैं, तो जब तक ऑफिशियल जानकारी हमको ना हो जाए जिसकी मौत हुई है, हम उसको खबर ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमारी खबर से कहीं उसका रिएक्शन ना हो। शाम को के बाद क्या हुआ फिर घटना? तो वहाँ पे हम ऐसा सोच करके हमने उसको पहले ब्रेक नहीं किया। हमने जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों को हमने पूछा कि क्या घटना हुई है, लेकिन किसी का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तब तक मेरे पास वो सारे वीडियो आने लगे और फिर वीडियो आने के बाद मैंने अपने ऑफिस को ये खबर दी कि महसी में हिंसा हुई है, मूर्ति पर पथराव हुआ है और सुनने में आ रहा है कि किसी को गोली लगी है और वो हॉस्पिटलाइज हुआ है। वहाँ से भाग करके हम हॉस्पिटल आए, तब तक जो डिटेल में पता चला कि वहाँ से किसी राम गोपाल नाम के लड़के को गोली मारी गई है और उसकी मौत हो गई है और उसके बाद हिंसा वहाँ और बढ़ गई है। काफ़ी पुलिस भी जूझ रही है, वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ है। आप ये बताइए मुझे कि कल परसों की घटना होती है, फिर लगता है कि रात में चीज़ें थम जाएंगी, अगले दिन बॉडी क्रिमेशन के हालात होते हैं, अगले दिन हिंसा कैसे भड़कती है और फिर आपको जो चोटें, आप देखिए कैमरामैन नीरज दिखाएंगे कि पहले इनकी चोटों को देखिए, हाथ में इनके चोट लगी है, कंधे में लगी, अंगूठे में लगी है, चोट कहाँ कहाँ लगी आपको?
चोट अगर आप कहेंगे तो कोई ऐसा मेरा शरीर नहीं है जहां चोट न लगी हो। मुझे तो उस समय लग रहा था, अगर मैं आपको बताना भी चाहूँ तो नहीं बता सकता हूँ, कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बचूंगा, क्योंकि एक साइड में जो है गाड़ियां जल रही थी और भीड़ उन्माद में उनकी नाराजगी ये थी कि हम जो उसको शूट कर रहे थे, क्योंकि मेरा जो कैमरामैन साथी था वो महाराजगंज में था, मैं अकेले था, तो मैं अपनी मोबाइल से उसको शूट कर रहा था, तो उन लोगों ने जो है कहा कि इसको उठा करके फेंक दो और उसी गाड़ी। मैं आता हूं कल के दिन पे। परसों की आपने बात बताई, कल क्या हुआ, हिंसा क्यों भड़की, और फिर आप उस समय कहां पहुंचे थे जब ये पूरा बवाल हुआ? समर्थ जी, रात में 3 बजे के करीब तक मूर्तियों का विसर्जन हुआ। ये 12 और 13 दरमियानी रात है, उसी रात में विसर्जन हुआ। सारी रात 4 बजे तक हम लोग जागते रहे और रात में ही पोस्टमार्टम कराया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा था। बॉडी इसी मेडिकल कॉलेज के सामने रख करके प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, और उनकी डिमांड थी कि जिस तरीके की घटना हुई है न्याय भी हमको उसी तरीके का मिलना चाहिए। और उसके बाद लोकल के जो एमएलए हैं सुरेश्वर सिंह के, उनके दखल और प्रशासन की सूझबूझ से ये जो है बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले गई। हालांकि उन्मादियों का मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं, एक पत्रकार के तौर पर जो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इसको दंगे का रूप नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे मामला शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। लेकिन ऐसी घटनाओं में कुछ ऐसे अराजक तत्व भी होते हैं जिनका मकसद इस तरीके की हिंसा को बढ़ाना होता है। तो वो लोग ऐसे ढूंढ रहे थे, बॉडी ढूंढ रहे थे कहाँ है, लेकिन प्रशासन ने दिखाते हुए किसी तरीके से यहाँ से बॉडी का पोस्टमार्टम करा करके रेहुआ मंसूर जो गांव है मृतक रामगोपाल का, उसके गांव पहुंचा दिया। फिर अगली सुबह होती है और दोपहर में फिर हिंसा भड़कती है, क्या होता है वहां पे? आगजनी, जब ये रेहुआ मंसूर से इसकी बॉडी को ले जाकर के कम से कम हजारों की भीड़ हाथ में लाठी डंडे और चारपाई पर इसकी बॉडी को ले जाकर के तहसील जो महसी का है उसके हेडक्वार्टर के सामने रख देते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और उसके बाद ये पता चलता है उसमें से भीड़ डाइवर्ट हो जाती है महसी से आगे महाराजगंज में, जहां आगजनी शुरू हो जाती है, शोरूम जलाया जाता है। और उसके बाद फिर योगी जी के दखल के बाद, जैसा मुझे जानकारी मिल रही है, योगी जी से बात कराते हैं लोग और प्रशासन के लोग, वहां पर लोकल विधायक भी होते हैं, और जब मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिलता है उसके बाद लोग बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए वहां से निकलते हैं। लेकिन तब तक ये पता चलता है कि मामला और भड़का है और आगजनी शुरू हो गई है। जगह जगह हमारे ऑफिस से फोन आता है कि और आगजनी हो रही है। मैं निकलता हूं तो आगजनी, मेरा टारगेट था, मेरा लक्ष्य था महाराजगंज, लेकिन हम आते हैं ये बहराइच और जो सीतापुर का हाईवे है, इसी पर एक जगह है रमपुरवा चौकी, वहां पर जब हम पहुंचते हैं तो केवल और केवल भीड़ होती है। एक साइड में 2 गाड़ियां जल रही होती हैं। हम उन जलती गाड़ियों को शूट करते हैं, उस लोकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए अपने कैमरे को पैन करते हैं। तब तक वो भीड़ जो है लाठी डंडे, उसमें 20 साल से लेकर के 15 साल के लड़के और 25 साल तक अगर बात करें तो उसमें 60 साल तक के भी लोग होते हैं जो आकर के हमको घेर लेते हैं। ज्यादा संख्या के युवाओं की है, युवाओं की संख्या ज्यादा है, और उसमें भी ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच बच्चे हैं। जी बिल्कुल। और वो कहते हैं कि, और उनका जो हमारे ऊपर अटैक होता है, उनको ये लगता है कि हमारे कैमरे में वो चेहरे भी आ जाएंगे जिनके ऊपर कल प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, भीड़ इस तरीके से हमारे ऊपर हमलावर होती है। हमारा ये जो हाथ है इसको तोड़ने का प्रयास करती है, मेरा मोबाइल हाथ से छीन लिया जाता है, मेरा ब्लूटूथ का जो हमारे बैंडेज होता है उसको उतार करके तोड़ देते हैं। फिर हमको ये नहीं पता चलता कितनी हमको मार पड़ी है। लोग डंडे से मार रहे थे, लोग थप्पड़ से, घूंसे से, मुक्के से, यहां तक कि उसमें आवाज आ रही थी कि इसको जो है मार दो उसी में। तो मुझे डर था कहीं हमको उठा करके, चूंकि मैं वहां अकेला था, वहां पर पुलिस भी नहीं थी, और उसके बाद वो लोग हमको डाल देते उन जलती हुई गाड़ियों पर भी और मेरा नामोनिशान मिट जाता। लेकिन और वो लोग मेरे मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट करवाते हैं। फिर मैं उनको दिखाता हूं कि आज तक एक जिम्मेदार चैनल है। हमने समर्थ जी, यहां पर एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं। जब मैं बेड़नापुर से आगे निकलता हूं, उसमें से बहुत सारे लोग कलावा देख करके जो है पहचान कर रहे थे, क्योंकि उनका जो टारगेट था वो अल्पसंख्यक समुदाय, एक समुदाय विशेष के लोग मुसलमानों पर, एक सीधे तौर से कहें, वो उनको टारगेट कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कह रहे थे कि देखो इसके हाथ में कलावा है या नहीं है। ये दृश्य बहुत डरावना था। मैंने ये दिखा करके अपने बचाव के लिए क्या किया जिस वक्त घटना हुई? उस वक्त हमने दिखाया, जब वो लोग कह रहे थे कि देखो इसके हाथ में कलावा है, इत्तेफाक से मैं हिंदू कम्युनिटी से आता हूं तो मैंने कलावा भी दिखाया, क्योंकि वही एक बचने का मेरा कारण था कि जिससे मैं बच सकता था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी में, मेरी सिक्योरिटी में वो कलावा ही था। क्योंकि वो लोग कह रहे थे कलावा इसके हाथ में है या नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो लोग किस तरीके का उनका एक जुनून था, उनके मन में क्या था, लेकिन कलावा की बात आई वहां पे और मैंने ये बताया। आप कहना चाह रहे हैं कि आपका पत्रकार बताना वहां रिस्की था, लेकिन कुछ और बताना, अगर मैं पत्रकार बताता तो वो मुझे मार डालते।
वो मुझे जनरल वीडियो शूट करने वाला बता रहे थे। मेरी आईडी मेरे पास थी, लेकिन वो गाड़ी के अंदर थी और मेरे हाथ में सिर्फ मेरा मोबाइल था, कैमरा था नहीं, क्योंकि मेरे कैमरामैन दूसरे स्पॉट पर थे। तो उन्होंने ये बताने के लिए कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम कम्युनिटी से हूं, उन्होंने कोशिश करी कि क्या है। मैंने बताया मेरे में कलावा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कुछ ऐसे दंगाई थे जिन्होंने हमें बुरी तरीके से मारा, और जब उसमें से 20 लोग हमको मार रहे थे तो जो आ रहा था वो मार रहा था। और मैं कैसे बचा हूं और मैं ईश्वर जानता है। फिर तब तक फोर्स आती है। रामबरन जी, जब ये हो रहा था, आप पर हमला हुआ, आपके दिमाग में, क्योंकि शुरुआत से आप हिंसा देख रहे थे, तो दिमाग में एक होता है, एक साइकोलॉजिकली चीज़ें होती हैं कि कुछ बुरा हो जाएगा। आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था जब आप पर हमला होना शुरू हुआ और आपके कहने के बाद भी लोग नहीं रुके? जब मैंने देखा कि इस तरीके से है, तो उसमें से कुछ लोग कहते हैं पत्रकार है, तो पत्रकार की जब बात आई तो मुझे लगा कहीं इन लोगों को ये नहीं लग रहा हो कि हम इनके अगेंस्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको वो खबरें भी दिखाने की, हमें मेरा मोबाइल दो, हम आपको खबरें अपनी पढ़ा रहे हैं, निष्पक्षता से जो है हम काम कर रहे हैं। मतलब जो भी तरीका हो सकता था अपने आप को सेव करने का उस दौरान। क्योंकि क्या जहन में क्या आ रहा था? मेरा सवाल आपसे यही है कि जब वो हमला कर रहे हैं आप पर, आपको नहीं पता कहाँ कहाँ चोट लग रही, कहाँ कहाँ मार रहे हैं, क्या जहन में परिवार दिमाग में आ रहा था, भगवान दिमाग में आ रहे थे, क्या आ रहा था उस समय? समर्थ जी, मैं तो अपने परिवार को याद कर रहा था, अपने बच्चों को याद कर रहा था। बहुत मारे हैं सब। और मुझे कल लगा, मैंने सीए के प्रोटेस्ट को भी फेस किया है बहराइच में, लेकिन भीड़ में किस तरीके से लोग घेर करके मारते हैं, ये मैंने कल की रिपोर्टिंग में देखा है। समर्थ जी, संभालिए अपने आप को। फिर इसके बाद भी मैं, पुलिस आती है और मैं धन्यवाद दूंगा यूपी पुलिस को, उनके पीछे मैं आता हूं और फिर मैं उन जलती हुई गाड़ियों को मैं शूट करता हूं अपने मोबाइल में और कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर हमले हो रहे हैं, किस तरीके से। और वो जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां उस तरीके की हैं समर्थ जी, जो आम आदमी है जो बहराइच सीतापुर के उस मार्ग पर सफर करते हुए निकलता है। और उसके बाद जो मैंने दृश्य देखा है, रास्ते में बदहवास लोग गाड़ियों से निकल रहे होते हैं और महिलाएं उतर करके, बुर्का नशी महिलाएं। हालांकि मैं किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करता, एक पत्रकार होने के नाते मैं जिम्मेदारी से अपने काम को समझता हूं। एक सवाल ये भी मेरा आपसे है, जब ये सब चीजें हुई, फिर कब उन्होंने आपको छोड़ा? आपकी उस वक्त क्या हालत थी? जब उन्होंने उसमें से किसी ने मेरी रिपोर्टिंग को देखी, उसमें से 2 लोग ऐसे हैं, वो उन्होंने देखा जब मैंने रामगोपाल के ऊपर जो हमला हुआ था, निष्पक्ष रिपोर्टिंग दिखाई। हाँ, उनको दिखाई कि ये देखिए मेरी खबरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद तब उन्होंने कहा कि अब चले जाओ यहाँ से, मारेंगे नहीं तुमको। और तुरंत पुलिस आती है, पुलिस की वैन आती है, और पुलिस की वैन आने के बाद मुझे थोड़ा सा लगता है, जिले के एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा थे और उनका, रामबरन जी आप मेरे पीछे आइए, और फिर मैं उनके पीछे जाता हूं और फिर आगे पुलिस है, पीछे मैं हूं। और उसके बाद फिर मैं अपने ऑफिस को रिपोर्ट करता हूं कि मेरे साथ ये घटना हुई है, और फिर वहां से बोला जाता है कि आज तक की और टीम आ रही है, आप पहले अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल निकलो। मैं वहां से निकलता हूं किसी तरीके से, चूंकि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था और मैं बाइक पर था, और फिर बाइक से चलते रास्ते में मैंने देखा जो दृश्य कि पूरे बहराइच सीतापुर के उस हाईवे पर लोग गाड़ियां रोक के दूसरे से बता रहे थे कि आगे भीड़ है, आप मत जाइए। महिलाएं उतर करके खेतों की तरफ भाग रही थी। ऐसा दृश्य भी मैंने कल देखा है। मैं तो सुनता था कि हिंसा का स्वरूप क्या होता है, लेकिन कल बहराइच की हिंसा ने। आप फिर यहाँ आकर एडमिट हुए, डॉक्टर्स ने क्या कुछ बताया आपकी? मैंने, चूंकि मेरा अंगूठा नहीं काम कर रहा था, मैंने यहाँ करके मेडिको लीगल कराया, चूंकि भीड़ का मैं शिकार हुआ था। और उसके बाद फिर जो आर्थो डिपार्टमेंट है, वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे तत्काल पहले मुझे कच्चा प्लास्टर किया, और दर्द मुझे ज़्यादा था। फिर यहाँ पे बहराइच के इस बहराइच मेडिकल कॉलेज में मुझे यहाँ रूम में मुझे शिफ्ट किया गया, और तब से कल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी हालत है, लेकिन मैं बैठता हूँ तो मुझे चक्कर सा आता है, क्योंकि मेरे पीछे और मेरे सर पे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, और ये हालात रहा। चोट आपकी जो है वो फिजिकल है, जो आपको पता चल रही है, लेकिन जो एक कहते हैं ना मानसिक तौर पर चीज़ होती है, आपको क्या लगता है वो जब आप सो रहे थे कल, क्या वो सब दिमाग में आ रहा था? समर्थ जी, मैं 15 साल से रिपोर्टिंग में हूं, और मैं अपने संस्थान इंडिया टुडे के लिए 9 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और इसमें 3 ऐसे मौके आए हैं जब मैं इस उन्माद का शिकार हुआ हूं। यहाँ पर किसान आंदोलन के समय जो है, यहाँ लोगों के आए, बाहर के लोगों का, उनका भी शिकार बनने की कोशिश हुई। वो लोग भी आइडेंटिफाई कर रहे थे कि किस चैनल के लिए काम कर रहा है। दूसरा,
जब यहाँ पर सीए और एनआरसी को लेकर के एक समुदाय विशेष के लोग सड़क पे आ गए थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उस वक्त भी मैं आया था, लेकिन तब चूंकि मैं पुलिस के बीच में था। कल मैं जब गया उस वक्त मुझे नहीं लग रहा था कि इस रोड पर कोई उन्माद हो रहा है। ये तो एकाएक मेरे। आप परिवार से मिले, आपने अपनी धर्मपत्नी से बात की होगी, बच्चों से बात की होगी, क्या कुछ बताया और परिवार का क्या रिएक्शन था? देखिए, चूंकि परिवार परेशान हो जाता तो मेरे भाई ने फ़ोन किया, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आए, तुमने कहा मत आओ। लेकिन कल की हिंसा में ईश्वर की कृपा से मेरी जान बची है, और इसके लिए मैं अपने इंडिया टुडे को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि पहले आपकी प्रायोरिटी में आपकी चिकित्सा है, आपका ट्रीटमेंट है, आप तत्काल अपना इलाज कराइए, और बराबर हमारा संस्थान हमारी सुध लेता रहा है। तो देखा आपने, सुनी कहानी आपने रामबरन की। ये हमारे बहुत ही जाबाज पत्रकार हैं जिन्होंने ज़मीन पर रहकर उस वक्त अपनी जान की चिंता नहीं की, बल्कि जो ग्राउंड रियलिटी थी, इनकी आंखों में आंसू जो हैं वो भी नहीं रुक रहे। तो आप समझ सकते हैं कि एक पत्रकार के ऊपर कितना दबाव तो होता ही है। एक तरह से उसको एक ग्राउंड रियलिटी, अगर वो आप मैदान में है तो आपको सच्चाई दिखानी है, क्या चल रहा है। जी बताइए। मैं एक जिम्मेदार पत्रकार के साथ इस देश का एक नागरिक भी हूँ, और मैं आप जितने दर्शक जहां भी जिस रूप में हमको सुन रहे हो, हाथ जोड़ के विनती है कि उस उन्माद का शिकार मत होइए। प्रशासन आपके साथ है, पुलिस का सपोर्ट करिए, और किसी के बहकावे में, किसी के अफवाह का शिकार मत बनिए। पूरी ईमानदारी से इस जिले का, आपके जिले का प्रशासन, इस देश की सरकार आपके साथ है। तो घटनाओं में अफवाहों का शिकार नहीं होना है। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, इन सब बातों का भी ख्याल रखना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर आप चौथे स्तंभ को ही टारगेट करेंगे तो फिर ना खबर पहुंच पाएगी, और ना सच्चाई, और ना आपकी और हमारी आवाज़। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच, यूपी तक।